अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में एक पटाखा फैक्ट्री में मुतअद्दिद धमाकों के साथ ज़बरदस्त आग लग गई। ये धमाके इस कदर शदीद थे कि आसपास की इमारतें लरज़ गईं। कुछ इमारतों के मुनहदिम होने की भी इत्तलात हैं। आग ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस हादसे में अब तक 11 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत निहायत तशवीशनाक बताई गई है। पटाखे की ये फैक्ट्री हरदा में मगरदार रोड पर बेरागढ़ रहटा नामी जगह पर वाक़ है। इत्तलात के मुताबिक हरदा के बेरागढ़ इलाके में इस एक रिहायशी बस्ती है और यहीं पर यह पटाखा फैक्ट्री वाक़ है। यह धमाका इस कदर शदीद था कि उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी, जबकि आग के धुएं से पूरा मंजर सियाह हो गया था। ये पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थी। यह हादसा इस कदर तेज़ी से हुआ कि लोग अंदर थे, जो लोग अंदर थे वो बाहर नहीं निकल सके। बताया जाता है कि धमाके की वजह से ईंटों पत्थर उड़ उड़कर दूर सड़कों पर गिरने लगे, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए, जबकि कुछ लोगों के बेहोश होने की भी इत्तला है। सामने पेट्रोलिंग में यार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का रास्ता हमवार हो चुका है। 4 फरवरी को उत्तराखंड काबीना ने यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी थी और आज उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड बिल 2024 पेश कर दिया। अब इस बिल पर असेंबली में बहस होगी और फिर वोटिंग का अमल अंजाम पाएगा। असेंबली में बीजेपी की मजबूत मौजूदगी को देखते हुए इस बिल को मंजूरी मिलना यकीनी है और फिर गवर्नर की मंजूरी का इंतज़ार रह जाएगा। गवर्नर की मंजूरी के बाद यह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आज जब उत्तराखंड असेंबली में वज़ीर आला धामी ने यूसीसी बिल पेश किया तो बीजेपी अराकीन असेंबली ने जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा बुलंद किया। हालांकि अपोजिशन कायदीन इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद रियासत में यह कानून नाफिज हो जाएगा और फिर उत्तराखंड इस कानून को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूसीसी बिल के मुसवदे में 400 से ज़्यादा दफ़ात हैं। इसका मकसद रिवायती रसूम और रिवाज से पैदा होने वाली खराबियों को दूर करना है। चूँकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरी शादी जुर्म है, इसके लिए कुछ लोग दूसरी शादी के लिए मज़हब तब्दील कर लेते हैं। ऐसे में यूसीसी नाफिज होने के बाद एक से ज़्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अलावाजी कुछ मज़ाहिब में शादी को लेकर कोई उम्र तय नहीं है। यूसीसी नाफिज होने के बाद सभी मज़ाहिब में शादी के लिए लड़कियों की कम से कम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए कम से कम उम्र 21 साल तय हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रतियां वितरित की जाए, प्रतियां ले ली जाए।
मरकजी ममलिकती वजीर शांतनु ठाकुर ने एक हफ्ते के अंदर पूरे मुल्क में सीएए को लागू करने के बयान पर वजाहत पेश की है। हाल ही में मरकजी वजीर ने बयान दिया था कि शहरियत तरमीमी कानून यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट अंदरून एक हफ्ता मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा। ताज़ा तौर पर कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दरअसल जबान फिसलने की वजह से उन्होंने ऐसा कहा था, जबकि वो ये कहना चाहते थे कि सीए के लिए क़वानीन की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके बजाय उन्होंने अंदरून एक हफ्ता निफाज की बात कह दी थी। वाज़ेह है कि उनके इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई थी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी को रुकने तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया गया है। इम्कान है कि अज़मतुल्ला हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। माहिरीन कानून से मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया है और साबिक़ा बोर्ड में मौजूद मुंतखबा अरकान वक्फ बोर्ड को बरकरार रखते हुए हुकूमत ने नए रुकने वक्फ बोर्ड की नामजदगी को मंजूरी देते हुए नए सदर नशीन वक्फ बोर्ड के इंतखाब की राह हमवार की है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में सदर नशीन की अदम मौजूदगी के सबब पैदाशुदा ताअतुल को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन कमेटी का आज गांधी भवन में इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को खतियत दिए जाने का इम्कान है। हालांकि इनमें से कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। इस इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर PC अरकान शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 309 एप्लीकेशंस उसूल हुई हैं, यानी ये कायदीन लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस इजलास में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एक हर हल्के से 3-3 उम्मीदवारों के नाम हाईकमांड को भेजे जाएंगे ताकि उन्हें मंजूरी दी जा सके। लोकसभा इंतखाबात से कबल BRS को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब पेद्दापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले उसके रुकने पार्लियामेंट BN वेंकटेश ने मंगल को कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। वेंकटेश ने जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी KC वेणुगोपाल और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। वेंकटेश चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ KC वेणुगोपाल की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले BRS के बाद कायदीन ने भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी में शमूलियत के बाद तमाम कायदीन ने नई दिल्ली में सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे से खैर सगाली मुलाकात की। कांग्रेस तर्जुमान भवानी रेड्डी ने आज BRS कायदीन बालका सुमन और डॉक्टर दासरजू श्रावण को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर किए गए रिमार्क्स को लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए भवानी रेड्डी ने कहा कि BRS कायदीन वज़ीर आला पर तनकीद करते वक्त अखलाक की सभी हदें पार कर चुके हैं। ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద బాల్కా సుమన్ ఏదైతే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిండో దాన్ని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం తీవ్రంగా. FIR కూడా ఫైల్ అయింది. తొందరలో జైల్లో పెట్టి బొక్కలు ఇరగొట్టే దిశగా మేము ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాము. బాల్కా సుమన్కి ఎంత దమ్ము ఉంటే అట్లాంటి కామెంట్స్ చేస్తాడు? ఎన్నడైనా నీ జాతి గురించి పట్టించుకున్నావా నువ్వు? పొద్దున్న లేస్తే దళిత కార్డు వేసుకొని ఎవరిని పడితే వాళ్ళను ఎంత పడితే అంత మాట అనేయచ్చా? నీ జాతికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అసలు? నీ లావణ్య పాపం వనపర్తి అమ్మాయి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ లేక ఆ అమ్మాయి చనిపోతే నువ్వు మాట్లాడవు. నరసింహులు అని చెప్పి తిరుమలాపూర్ మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్ ఇసుకలారెక్కించి చంపినరు, అక్రమ ఇసుకకు అడ్డం పడ్డాడని. నేరేళ్ల బాధితులను పట్టించుకోను. మరియమ్మ లాకప్ డెత్ గురించి మాట్లాడవు. అసలు నువ్వేం మనిషివి బాల్కా సుమన్? నిజంగా కూడా నీ దగ్గరనే నువ్వు DCC ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నీ జ్యూరిస్డిక్షన్లో సేజల్ అనే అమ్మాయి దుర్గం చిన్నయ్య మీద మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆయన మీద పార్లమెంట్ దాకా పోరాడింది ఆ పిల్ల. అక్కడెక్కడ కూడా నువ్వు ఆమెకు అండగా నిలబడ్డది లేదు. నీ ఇంటి మీదకి కూడా దాడికి వచ్చిండ్రు అమ్మాయిలు ఇద్దరు, నువ్వు వాడుకొని వదిలేసినావని. అవలక్షణాలు పెట్టుకొని ఒక తిరుగుబోతువు, పచ్చి తిరుగుబోతువు నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఇవాళ మంచి పాలన అందిస్తుంటే ఓర్వలేక నీ గడీల కాడ కాపలా కుక్కలాగా పడున్న నువ్వు బౌబౌ అని మొరుగుతూ ఉన్నావు. బంద్ చేసుకో బాల్కా సుమన్, చెప్తా ఉన్నాం నీకు ఇదే హెచ్చరిక. ఇంకొకటి ఆయన కూడా ఎవరు దాసోజు శ్రవణ్
దాసోత్సవం నువ్వు జన్మాంతం ఊడిగం చేసినా వాళ్ళ బూట్లు నాకినా వాళ్ళు జీకేసిన బొక్కలు తిన్నాను తప్ప నువ్వు ఎందుకు వనికిరావు. నీకు ఎమ్మెల్యే కాదు కదా, నీకు సర్పంచ్ పదవి కూడా రాదు. దాసోత్సవం నువ్వు ఈ పార్టీలో ఉండి ఆ పార్టీకి బ్రోకరిజం చేసినావు. నువ్వు ఏ పార్టీకి పోయినా ఆ పార్టీ సర్వనాశ సత్యనాశత్తే. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో దాసోత్సవం. ఇంకొకసారి రారా పోరా అట్లాంటి పదజాలం వాడినావు, నీ పని కూడా అయితే తొందరలోనే నిన్ను ఇలా ఆడ తిరగనిచ్చే పరిస్థితి ఉండదు చెప్తున్న రోడ్ల మీద. సో ఇంకొకసారి ఎవరైనా సరే కాంగ్రెస్ లీడర్లను కానీ ముఖ్యమంత్రిని కానీ ఏమన్నా అంటే మాత్రం మంచిగా ఉండదని చెప్తున్నా. ఎస్, పరిపాలనలో నిజంగానే మరి నీ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిండు ఆ రోజు మోడీని. कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक एमएलसी रामलू नायक ने कहा कि बीआरएस कायदीन को दलित, गिरिजन, पसमानदा तबकात या फिर अक़लियतों के ताल्लुक से बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि 10 साल इक़्तिदार में रहते हुए केसीआर हुकूमत ने समाज के सभी तबकात को नज़रअंदाज किया है। स्टैचू याद नहीं आया, अभी ज्योतिराव फूले का स्टैचू उनको याद में आ रहा। 10 साल में ये लोग का बीसीओं को धोखा दिया, एससीओं को दिया, एसटीओं को दिया, माइनॉरिटी को दिया। फिर अभी धोखा देने के लिए अवाम को भड़काने की काम कर रही है। आज तेलंगाना की अवाम इतना बेवकूफ़ नहीं है। गए सो इलेक्शन में हमारे कहने पैसा है, हम फिर पावर में आते कोई कुछ नहीं कर लेता बोल के बहुत दादागिरी के बातें किए। पब्लिक ने उसको बता दिया, शिकस्त दे दिया, अब घर में गिर गए। इलेक्शन हारने के बाद में क्या बात करना कुछ नहीं मालूम हो रहा उनको। पब्लिक को भड़काना, उनके एमएलए भड़काना। आज 1 साल में गवर्नमेंट गिर जाती बोल के वो बोल रहे हो लोग, उनकी बाप की जागीर नहीं होती गवर्नमेंट गिरने के लिए। ये पब्लिक आवाम से ऐसा गवर्नमेंट है, इसके बारे में कोई गिरा नहीं सकता। आज कवितम्मा को 10 साल में बाबा साहेब अम्बेडकर याद नहीं आया, उनके ख़ानदान को याद नहीं आया, उनके परिवार को याद नहीं आया। आज ज्योतिराव फूले कहते स्टैचू लगाना असेंबली में, नहीं तो मैं 12 तारीख को इंदिरा पार्क करने धरना करती हूँ। तेरे को इंदिरा पार्क करने धरना करने का तुम्हारे को हक ही नहीं है। तुम गवर्नमेंट में आने के बाद में इंदिरा पार्क करने धरना नहीं करना बोल के आप एक जीवो को लेके आके धरना का चौक उठा दिए। हम लोगों ने हाई कोर्ट को जाके थोड़े लोग टीआरएस के जो जब लड़ाई लड़ी थी पूरे लोग हम जाके वहाँ धरना चौक किए किए। वही धरना चौक में हम लोग बोल रहे कांग्रेस पार्टी धरना कोई भी कर सकता। आज 10 साल में आप लोग नहीं मिले। आज सेक्रेटरीट देखो रमजान के वैसा, दसरा कैसा कर लेते, मुस्लिम भाई रमजान कैसा कर लेते, ऐसा सेक्रेटरीट दिख रहा। इससे पहले सेक्रेटरीट भूत बंगला था, एक जेल का वैसा दिखता था। आज देखो पूरी पब्लिक से उनके जो भी काम है उन पे आज गवर्नमेंट एक ही है, जिसके लिए इनके बातों में नको आओ। और एक बार ये लोग ये करने के लिए ये आ रहे हैं। 10 साल ये लोग ने खाली कमाया, लूट लिया, सब कुछ किया, जिसके लिए ज्योतिराव फूले पे हमारे ज्योतिराव फूले का जब 10 साल प्रगति भवन बोल के आप बनाए, प्रगति भवन नहीं ना, वो प्रगति भवन बोले तो तेलंगाना में डेवलप होना बोले सो उसका वो नाम उद्देश्य था। प्रगति भवन तो नहीं बना, उसको अविनीति भवन बना दिए, रुश्वत का भवन बना दिए। हम जब आए गवर्नमेंट में दूसरे रोज कोई प्रगति भवन। सदर बीआरएस व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी को नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद करना कोई नई बात नहीं है। तेलंगाना के खिलाफ हो रही नाइंसाफियों को ख़त्म करने और तेलंगाना के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी भी हद तक जद्दोजहद करने तैयार हैं। असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के बाद केसीआर तेलंगाना भवन में 3 माह बाद कदम रखे। इस मौके पर उन्होंने दरियाए कृष्णा के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स को रिवर बोर्ड के हवाले करने कांग्रेस हुकूमत के फैसले के खिलाफ तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया।
इस इजलास में मुत्तहिदा अजला महबूबनगर, रंगारेड्डी, खम्मम और नलगुंडा के बीआरएस के अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने दरियाए कृष्णा के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स को कृष्णा रिवर बोर्ड के हवाले कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय कांग्रेस हुकूमत ने रियासत को गिरवी रखने की कोशिश की है, जिसे बीआरएस कबूल नहीं करेगी। इस मौके पर ऐलान किया गया कि 13 फरवरी को नलगुंडा में एक भारी जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। ఇలా దీని పర్యవసానం ఏంది? మీరు అనాలోచితంగా చేసినటువంటి ఈ తప్పిదానికి, ఘోరమైనటువంటి అన్యాయానికి ఇవాళ తెలంగాణకు అవసరమైనటువంటి మంచినీళ్ళని తీసుకోవాలన్నా, తెలంగాణకు అవసరమైనప్పుడు కరెంటును ఉత్పత్తి చేసుకోవాలన్నా మన హైడల్ ప్రాజెక్ట్స్ రెండు కూడా శ్రీశైలం మీద, నాగార్జున సాగర్ మీద ఉన్నాయి. మనకు అవసరమైనప్పుడు మన కరెంటు మనం ఉత్పత్తి చేసుకుందామంటే కూడా ఇవాళ కేఆర్ఎంబీ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ దయా దాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడాలి. సాగునీళ్ళని తీసుకోవాలన్నా వాళ్ళ దయా దాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడాలి. అందుకే నీటి వాటా తేలే వరకు, రెండు రాష్ట్రాల నీటి వాటా తేలే వరకు కేఆర్ఎంబీ పరిధిలో ఈ ప్రాజెక్టులను పెట్టవద్దు అని చెప్పి ఆపుతూ వచ్చినాం మనం. కేసీఆర్ పరిపాలన, కేసీఆర్ ముందు చూపుతో, ఆయన వ్యూహంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తెచ్చినా, వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా ససేమిరా అని ఒక్కనాడు కూడా అంగీకరించలే, పెండింగ్లో పెట్టినారు. మీరు వచ్చిన పుణ్యానికి 2 నెలలకే మీ పరిపాలన యొక్క పాపం ఇలా కృష్ణానది నీళ్లను కృష్ణార్పణం చేసేసినారు. ఎవరి ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది? దీని నుంచి ఇంత అనాలోచితంగా ఎట్లుంటారు? ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటిది ఇది. కాబట్టి రేపటికైనా 6 మాసాల లోపల మన నీటి కేటాయింపులు, మన హక్కు, సమానమైనటువంటి సమభాగమైనటువంటి హక్కును మనం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ నుంచి మన హక్కు మనకు తెలియ వరకు। मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने आज रिमार्क करते हुए कहा कि राहुल गांधी गारंटी के नाम पर तेलंगाना में जगहसाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर किसी को यकीन नहीं है और मुल्क की आवाम को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली और हैदराबाद का सफ़र कर रहे हैं और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल के अमीरपेट में बीजेपी की घर चलो गाँव चलो मुहिम का आगाज़ किया। కూడా సాయంకాలం వరకు, రాత్రి వరకు, అవసరమైతే రేపు ఉదయం వరకు కూడా మీతోటే ఉండి, మీతోటే కలిసి పార్టీ కార్యక్రమాలు, ప్రజలను కలిసే కార్యక్రమాలు, మీతో కలిసి భోజనం చేసే కార్యక్రమాలు చేపడతాను. ఈ రకంగా అందరం, ఇదేదో పబ్లిక్ మీటింగ్ల కార్యక్రమం కాదు, ఈ రకంగా పార్టీ కార్యకర్తలతోటి ప్రత్యక్షంగా ఇంటరాక్షన్, చర్చించడము, వాళ్ళను మోటివేట్ చేయడము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు అర్థం చేసుకోవడము, ఈ రానున్నటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు పార్టీని సిద్ధం చేయడము, ఇది ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాలు కూడా 12,000 గ్రామాలు కూడా తిరగాలని నిర్ణయించాం. ఏ ఒక్క గ్రామం కూడా వదలకూడదు. కాబట్టి మీరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద నాయకులు చాలా మంది ఉన్నారు కింద, మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మీకు పార్టీ చెప్పినటువంటి గ్రామంలో కూడా నేను ఏ రకంగానైతే 24 గంటల పాటు ఉంటున్నానో మీరు కూడా అదే విధంగా మీ మండలంలో కానీ పక్క మండలంలో కానీ పార్టీ ఎక్కడ మరి నిర్ణయిస్తుందో అక్కడ ఆయా గ్రామాలలో 24 గంటల పాటు ఉండాలి. ఇందులో ప్రధానంగా చర్చించాల్సినటువంటి అనేక అంశాలు కూడా పార్టీ మనకు చెప్పింది. ఆ యొక్క అంశాలన్నింటిని కూడా మీ ముందు పెట్టేటువంటి जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी ने बताया कि जारी माह की 19 तारीख को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिल का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में कुल जमाती इजलास एक मुनक्किद किया गया था, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बॉडी इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मेयर विजयलक्ष्मी ने कहा कि काउंसिल के जनरल बॉडी इजलास और बजट इजलास पर तफसीली बातचीत की गई। स्टैंडिंग कमेटी के अरकान की मुद्दत गुज़िश्ता नवंबर में ख़त्म हो गई थी। स्टैंडिंग कमेटी के नोटिफिकेशन और काउंसिल के इजलास के इनेकाद के बारे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बात हो चुकी है। काउंसिल के गुज़िश्ता इजलास में कोई मुनासिब बहस नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि शहर में पिछले 10 सालों में काफ़ी तरक्की हुई है। साफ़ सफाई, ठेकेदारों के बिल पर बहस की जाएगी। इसके अलावा दीगर उमूर पर भी काउंसिल के इजलास में बहस होगी। వారి అభివృద్ధి కోసం సహకరించాలని అందరు కార్పొరేటర్తో ఇవాళ చెప్పడం జరిగింది. మనం అందరం కూడా ఒక డెవలప్మెంట్ అంటే సిటీ డెవలప్, ఇప్పుడు మీరు అందరు చూసినట్టే గత 10 ఏళ్లలో సిటీ ఎంత డెవలప్ అయిందో మీ అందరు కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు. అదే విధంగా అదే డెవలప్మెంట్ని తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అనే కానీ
కౌన్సిల్ మీట్ లోపల పార్టీ వైజ్ మనం కొట్లాడుకోవడమో ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అనుకోవడమో అవన్నీ చేయకుండా ఈసారి చాలా స్మూత్గా ఒక కౌన్సిల్ జనరల్ బాడీ మీట్ నడిపించాలి. అదే కాకుండా బడ్జెట్ సమావేశాలు కూడా డిస్కస్ చేయాలి. అక్కడే బడ్జెట్, ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు బడ్జెట్ సమావేశానికి యూజువల్లీ అది స్టాండింగ్ కమిటీలో అప్రూవ్ అయ్యి జనరల్ బాడీకి వస్తుంది. సో అవన్నీ మనకు టైం లేదు కాబట్టి కార్పొరేటర్స్ ముందే జనరల్ బాడీ లోపల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళ ఆమోదం తీసుకుని మరి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయాలని మేమందరం కూడా నిర్ణయించుకున్నాం ఈరోజు. అదేవిధంగా అందరు కార్పొరేటర్లు కూడా చాలా సహకరించి వాళ్ళు కూడా ఇదే విధంగా మేమందరం కూడా సహకరిస్తాము. క్వశ్చన్స్ పైనే మాట్లాడదాము. మా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి ఈసారన్నా, మాకు కొంచెం టైం ఎక్కువ ఇవ్వండి అనేసి. तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSC AP सेट जो खबलजी TSM सेट कहलाया जाता था 9 और 12 मई के दरमियान मुनक्किद होगा। प्रोफेसर वो सदर सिविल इंजीनियरिंग JNTU TS AP सेट ने मंगल को जारी करदा एक नोटिफिकेशन के जरिए ये इतला दी है। ऑनलाइन दरखास्तों का इदखाल पीर यानी 26 फरवरी से होगा और बिना लेट फीस के ऑनलाइन दरखास्तें हफ्ता 6 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती हैं। 9 मई और 12 मई के दरमियान इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के सीनियर ओहदेदारों के साथ TSC AP सेट 2024 की पहली CET कमेटी के मंगल को मुनक्किदा इजलास के दौरान इस पूरे शेड्यूल को खतियत दी गई। इंजीनियरिंग में रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए तेलंगाना स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का इनेकाद 6 और 9 जून 2024 के दरमियान अमल में आएगा। JNTUH और TSCHE की जानिब से मंगल को जारी करदा एक नोटिफिकेशन के जरिए ये इत्तला दी गई है। डॉक्टर अरुणा कुमार कन्वीनर ने बताया कि ऑनलाइन दरखास्तें 16 मार्च से कबूल की जाएंगी और लेट फीस के बगैर 1 मई 2024 तक ये दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में गैर मजाज तामीरात पर बल्दिया ने तवज्जो मरकूज कर दी है। उसी के हिस्से के तौर पर आज वरंगल बल्दिया के अमले ने वरंगल के साबिक डिप्टी मेयर रविंदर कृष्णदार के मकान को मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर बल्दिया अहदेदारों से रविंदर कृष्णदारों की बहस व तकरार हो गई, जिन्होंने बल्दिया की कार्रवाई को रोकने और मुजाहिमत की कोशिश की। पुलिस की भारी तादाद भी इस मौके पर देखी गई। बल्दिया अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि कमिश्नर बल्दिया की हिदायत पर यह कार्रवाई की जा रही है। करीमनगर जिले के मनाकोंडोर इलाके में एक रीछ इंसानी आबादी में आ गया, जिससे सनसनी फैल गई। ये वाक़या मंगल की सुबह के अवलीन सातों में पेश आया। इस जंगली जानवर को दरख्त पर देखकर मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिनका कहना था कि ये रीछ करीबी पहाड़ियों से इंसानी आबादी में आ गया और सुबह तकरीबन 4 बजे से मकामी मंदिर के करीब वाक़े एक मकान में दाखिल होने की कोशिश की। ताहम आवारा कुत्तों ने इसका ताक़ुब किया, जिस पर वो वहाँ से भाग गया और करीब में वाक़े करीमनगर वरंगल कौमी शाहरा पर एक दरख्त पर चढ़ गया। उसको देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई। मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस सिलसिले में चौकस किया, जो वहाँ पहुँच गए। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनामिया में लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर्स ने एक कांस्टेबल को उस वक्त हलाक कर दिया जब पुलिस तलाशी ऑपरेशन कर रही थी। ये वाक़या पीर की शब केवी पल्ली मंडल के मौजू चेनापल्ली में उस वक्त पेश आया जब लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टास्क फोर्स इलाके में लकड़ी की स्मगलिंग की इत्तला के बाद तलाशी ऑपरेशन कर रही थी। पुलिस के मुताबिक एक कांस्टेबल ने लाल संदल की लकड़ी ले जाने वाली कार को देखा और ड्राइवर को रोकने के लिए इशारा किया। ताहम स्मगलर्स ने इस कांस्टेबल को कार से टक्कर दे दी और फरार हो गए। शदीद जख्मी मुलाजिम ने पुलिस को पालेरू के एक दवाखाने को मुंतकिल किया, जहां वो जानबर न हो सका। शिकागो की इंडियाना वेस्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाला एक हैदराबादी तालिब इल्म शिकागो के कैंपल एव में वाक़े उसके घर के करीब मुसल्लह डाकुओं के हमले में शदीद ज़ख्मी हो गया। इस तालिब इल्म की शिनाख्त सैयद मजहर अली साकिल लंगर हाउस के तौर पर हुई है। people, there were 4 people. Somebody is 4 people, there were 4 people. 4 जन ने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहाँ से आ रहा था भाई, वहाँ से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी, खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गया। 4 जन ने मेरे को पकड़ के लाता घुसे पंचा सब मारे, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई, मेरा फोन खींच लेके चले। 4 people, there were 4 people. 4 जन ने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहाँ से आ रहा था।
शहर की एक अदालत ने मोहब्बत के नाम पर बहला फुसलाकर लड़की का अगवा करके उसका रेप करने वाले नौजवान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई और 300 रुपये जुर्माना आयद किया। 25 साल सतीश साल 2016 से हैदराबाद की चंद्रपुरी कॉलोनी में रहते हुए आइसक्रीम कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था। उसने 16 साल लड़की से मोहब्बत की और शादी का वादा करके उसका अगवा करके लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। इस मामले में एलबी नगर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था। तब से यह मुकदमा जिले रंगारेड्डी की अदालत ने जेर समात था। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने इस केस में फैसला सुनाते हुए नौजवान को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 300 रुपये जुर्माना आयद किया। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में मंशियात फरोख्त करने वाले एक नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से मंशियात जब्त की गई। डीसीपी विजय कुमार ने मीडिया के सामने इस मुलजिम को पेश किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि नाइजीरियाई बाशिंदा स्टूडेंट वीज़ा पर हिंदुस्तान आया था। वो गोवा में मंशियात सप्लाई कर रहा था। उसको हैदराबाद के इलाके एरम मंजिल के करीब गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुल्क के कई इलाकों में उसने मंशियात फरोख्त की हैं। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की मंशियात के साथ 9 सेलफोन्स भी उसके पास से जब्त कर लिए। परगी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में कंपनी में रखा प्लास्टिक जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता 10 लाख रुपए के नुकसान की इत्तला है। बस में सफर के दौरान कै आने पर खिड़की से सर बाहर निकालने वाले नौजवान की दूसरी गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई। जराये के मुताबिक 27 साल एसू जो कि वॉचमैन बताया गया कोंडापुर इलाके में मुकीम था। कल वो आबाई मकाम देवरकुंडा जाने के लिए इमलीबन बस डिपो से आरटीसी बस में सवार हुआ। शहर के मजाफाती इलाके याचरम मंडल के कंगल के करीब उसे कै आने लगी। उसने बस की खिड़की से सर बाहर निकाला और कै कर रहा था कि इसी दौरान वहां से गुजरने वाली डीसीएम वैन ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। मछलियों के लोड के साथ जाने वाली लॉरी के उलट जाने के नतीजे में मछलियां सड़क पर गिर गईं। यह हादसा तेलंगाना के वनपर्ती जिले के कौमी शाहराह पर पेश आया। जराये के मुताबिक कल शब लॉरी ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में लॉरी उलट गई और सारी मछलियां सड़क पर गिर गई। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने हादसे का सबब बनी लॉरी को वहां से हटाते हुए उस रूट पर दीगर गाड़ियों की रवानगी को बहाल किया। सड़क पर बड़े पैमाने पर मछलियों के गिरने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के असिनिया चिकन कंपनी के करीब उस वक्त पेश आया जब सड़क पर उल्टी हुई एक डीसीएम वैन को दूसरी वैन ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक डीसीएम गाड़ी का ड्राइवर और दूसरी डीसीएम गाड़ी का क्लीनर हलाक हो गया। हैदराबाद से सब्जियां लाने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जाने के दौरान एक डीसीएम वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये वैन उलट गई। जबकि इसी दौरान बेंगलुरु से हैदराबाद चप्पल के लोड के साथ जाने वाली डीसीएम वैन ने उल्टी हुई डीसीएम वैन को टक्कर दे दी। इस हादसे में पहली डीसीएम वैन का ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि दूसरी वैन का क्लीनर शदीद जख्मी हो गया। उससे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडचल ओआरआर पर पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ओआरआर की गेट नंबर 6 के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार इनोवा गाड़ी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। साउथ अमेरिकी मुल्क चिली के जंगलों में आग लगी है। रिहायशी इलाकों में यह आग फैल चुकी है। अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा बताया जा रहा है। सैकड़ों लोग लापता हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले वीना डेलमार और वलपरिसो शहर के जंगलों में आग लगी। ये लगातार फैल रही है। हजारों घर जल गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आग में अपना घर खो चुके एक शख्स ने बताया कि एक हालात न्यूक्लियर बम फटने जैसे हो गए हैं। वहां कुछ भी नहीं बचा है। आसमान से राख बरस रही है और कई लोगों का घर वहां खाक हो चुका है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।